आई होप कुछ खाने को तो मिले अंदर। Let's get inside first, then we'll order something. या अक्षय, हेलो सिद्धि, स्टीवन। अरे अभी तुम लोग अभी तक लाइन में हो क्या? अरे भाई यहाँ तो पार्टी फुल ऑन चल रही है। बट इनविटेशन तो 9 बजे का था ना? Yeah. अरे वो तो नॉर्मल लोगों के लिए है, मेरे पास वीआईपी पास है। नो लाइन, नो वेट और फुल ऑन एंजॉयमेंट। अरे हमें पता होता था वीआईपी पास है तो हम भी आपके साथ ही आ गए होते। एग्जैक्टली, स्मार्ट लोग हमेशा पहले एंट्री लेते हैं प्री आईपीओ के जैसे। मतलब? अरे तुम लोग इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर नहीं देखते क्या? चलो ये वीडियो ही देख लो। जैसे मेरे इस फ्रेंड को डायरेक्ट एंट्री मिल गई है एक हैपनिंग पार्टी में, प्री आईपीओ शेयर्स भी हैपनिंग कंपनीज के बिजनेस में आपको डायरेक्ट एंट्री देते हैं बिना लिस्टिंग के वेट किए। अर्ली एंट्री का फायदा इन्वेस्टर रिटर्न्स में क्लियरली दिखाई देता है, जैसे कि हमने देखा था इन्फोएज या जोमैटो के केस में, जहां प्री आईपीओ इन्वेस्टमेंट पर लोगों ने लगभग 1000x का रिटर्न कमाया। आलिया भट्ट का 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नायका लिस्टिंग के बाद 55 करोड़ तक पहुंच गया था। यू सी, इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट गेटिंग द राइट प्राइस, और प्री आईपीओ में थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स कभी कभी ऐसे मल्टी बैगर रिटर्न्स कमा लेते हैं। यही तो इस स्पेस का बिगेस्ट अट्रैक्शन है। लेकिन हर प्री आईपीओ अपॉर्चुनिटी मल्टी बैगर नहीं बन पाती। जैसे अभी हाल ही में हमने एचडीबी फाइनेंशियल्स के केस में देखा, इतना चर्चित और स्ट्रॉन्ग पेडिग्री बिजनेस होने के बाद भी लिस्टिंग पर प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स को 40% तक का नुकसान उठाना पड़ा। तो जैसे इक्विटी इन्वेस्टिंग में जरूरी होता है बैलेंस और पेशेंस, वैसे ही प्री आईपीओ स्पेस में भी ये दोनों क्वालिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल प्री आईपीओ मार्केट वापस काफी एक्टिव हो गया है, क्योंकि कई वेल नोन कंपनीज के आईपीओ को लेकर बज़ स्ट्रांग है। लेकिन इनमें कौन सी कंपनीज मल्टी बैगर रिटर्न्स देगी और उनका क्या पोटेंशियल है, ये डीप डाइव करने से पहले चलिए ये समझते हैं कि प्री आईपीओ स्पेस आखिर में होता क्या है। रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे आप और हम इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और क्या ये सच में एक स्मार्ट मूव है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। हर बड़ी कंपनी जोमैटो, नायका या पेटीएम एक छोटे से आइडिया से शुरू होती है, और उस आइडिया को जब बिजनेस बनाना हो तो पैसा या कैपिटल चाहिए होता है। शुरुआत में प्रमोटर्स ये पैसा फैमिली और फ्रेंड से लेते हैं बाय इशूइंग शेयर्स टू देम, बट यहां तक मामला सब फैमिली के अंदर ही रहता है, जहां कंपनी क्वाइटली ग्रो कर रही होती है। इस फेज में कंपनी मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर से पैसा पाती है। फिर आता है ग्रोथ फेज। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है उसे और पैसे चाहिए होते हैं, तब वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है, जिसका मतलब है कि अब वो और ज्यादा इन्वेस्टर से पैसा उठा सकते हैं। 200 शेयर होल्डर वाली लिमिट खत्म हो जाती है। ये वो स्टेज है जहां प्री आईपीओ मार्केट बेस तैयार होना शुरू होता है। लेकिन एक बड़ा विजन रखने वाले प्रमोटर यहीं पर थोड़ी ना रुक जाते हैं। उनके लिए तो लिस्टिंग ही एंड गेम होता है, जहां लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर सकते हैं। बट आईपीओ लाने के लिए बहुत तैयारी की जरूरत होती है। अब गेम सीरियस हो जाता है। कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी प्रूवन होता है और वो आईपीओ के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। इस दौरान क्या होता है, फाइनेंशियल्स को स्ट्रीमलाइन किया जाता है, सेबी के फाइलिंग्स होते हैं, कंप्लायंस, ऑडिट और लीगल पेपर वर्क चालू हो जाता है। इस बीच कुछ अर्ली इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं, और नए इन्वेस्टर्स जो देख रहे हैं कि आईपीओ आ रहा है वो जल्दी एंट्री लेना चाहते हैं। यही जहां प्राइवेट बाइंग सेलिंग होती है, उसी स्पेस को हम कहते हैं प्री आईपीओ मार्केट। बेसिकली ये इन बिटवीन स्टेज होता है एक कंपनी का पब्लिक लिमिटेड टू लिस्टेड एंटिटी का। जब तक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं होती, कुछ ही लोग जैसे प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को प्री आईपीओ शेयर्स मिलते हैं। ये शेयर्स स्टॉक मार्केट के बाहर प्राइवेटली बाय सेल होते हैं और आईपीओ के हाइप शुरू होने से पहले ही अवेलेबल होते हैं। अच्छी बात यह है कि प्री आईपीओ मार्केट अब सिर्फ इनसाइडर का क्लब नहीं रहा।
नए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के आने से रिटेल इन्वेस्टर्स को भी एंट्री मिल रही है। आप जैसे इन्वेस्टर्स भी इस टेबल पर सीट ले सकते हैं और इसी पॉइंट पर चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। प्री आईपीओ शेयर्स खरीदना ट्रेडिंग ऐप पर शेयर लेने जैसा नहीं होता। यहां कोई बाय बटन नहीं होता और ना ही ये शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर मिलते हैं। ये एक प्राइवेट मार्केट होता है जहां 3 प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला द सेलर, ये वो लोग होते हैं जिनके पास ऑलरेडी कंपनी के शेयर्स होते हैं, जैसे एंजल इन्वेस्टर या वीसी फंड जो अर्ली स्टेज पे इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, एम्प्लॉइज जिनके पास ईसॉप्स मिले हैं, फाउंडर्स या प्रमोटर्स जो कुछ स्टेक बेचना चाहते हैं या ओनरशिप रीबैलेंस करना चाहते हैं। दूसरा द बायर, ये हो सकता है कोई रिटेल इन्वेस्टर्स जो नेक्स्ट बिग आईपीओ का फायदा उठाना चाहता हो, कोई एचएनआई या अल्ट्रा एचएनआई को अर्ली एक्सेस चाहता है, ये फिर कोई इंस्टीट्यूशनल जो प्री आईपीओ एक्सपोजर से अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स करना चाहता है। लेकिन ये डील डायरेक्ट सेलर से नहीं होती, यहां बीच में एक कनेक्टर चाहिए होता है। और तीसरा इंटरमीडिएटरीज, यही लोग बायर्स और सेलर्स को मिलाते हैं। इनमें शामिल होते हैं स्पेशलाइज्ड ब्रोकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, पीएमएस फर्म्स, एआईएफ, अनरेगुलेटेड शेयर प्लेटफॉर्म्स और फाउंडर नेटवर्क्स। आज के टाइम में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म सबसे पॉपुलर सोर्स बन गया है। प्री आईपीओ शेयर्स खरीदने के लिए इन्होंने बाइंग सेलिंग प्रोसेस को इजी बना दिया है और इसे अनलिस्टेड मार्केट के एक्टिविटी लेवल काफी बढ़ गई है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, ये प्लेटफॉर्म सेबी के डायरेक्ट रेगुलेशन में नहीं आते। अगर कुछ गलत हो जाता है तो आपके पास कोई रेगुलेटरी नहीं होती है जो आपको प्रोटेक्ट करे। इन्हें गेट कीपर नहीं, मैच मेकर समझो। ये बस बायर और सेलर को मिलवाते हैं, डिसीजन आपका होता है। प्री आईपीओ मार्केट में कोई लाइव ऑर्डर बुक नहीं होता। यहां ना ब्लिंकिंग ट्रेडिंग स्क्रीन्स होती है, ना रियल टाइम प्राइस चार्ट्स। यह प्लेटफॉर्म स्टॉक एक्सचेंजेस की तरह काम नहीं करता। यहां सब कुछ नेगोशिएशंस पे चलता है। तो फिर प्राइस डिसाइड कैसे होता है? सिंपल, बायर, सेलर और इंटरमीडिएटरी के बीच 1-on-1 बातचीत और डील मेकिंग से। कोई फिक्स प्राइस नहीं होता, सिर्फ एक इंडिकेटिव रेंज होता है और फाइनल प्राइस डिपेंड करता है कुछ की फैक्टर्स पे। सबसे पहला पीयर कंपैरिजन, सिमिलर कंपनीज की वैल्यूएशन क्या चल रही है। दूसरा रिस्क परसेप्शन, कंपनी कितनी स्टेबल है, ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं। तीसरा लिक्विडिटी, इस शेयर्स के लिए बायर या सेलर मिलना कितना इजी या डिफिकल्ट है। चौथा मार्केट सेंटिमेंट, आईपीओ जल्दी आने वाला है क्या, मीडिया में कितना बज़ है। इन सब फैक्टर्स के बेसिस पे शेयर्स या तो प्रीमियम पे ट्रेड करेंगे या डिस्काउंट पे। ये डिपेंड करेगा कि डील करने के लिए ज्यादा ईगर कौन है, बायर या सेलर। प्री आईपीओ शेयर्स को अच्छे से समझने के लिए उनके लिस्टेड शेयर से कंपैरिजन करते हैं। लिस्टेड शेयर्स आप आईपीओ, एफपीओ या स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू इजीली खरीद बेच सकते हो। ये शेयर्स लिक्विड होते हैं, मतलब आप जब चाहे बाय या सेल कर सकते हो। वहीं पर प्री आईपीओ शेयर्स डायरेक्टली लोगों के बीच या ब्रोकर और प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ट्रेड होते हैं। ये शेयर्स इनलिक्विड होते हैं और इन्हें बेचना मुश्किल हो सकता है। आईपीओ के बाद भी इन पे जनरली 6 महीने का लॉक इन पीरियड होता है, यानी तुरंत पैसे नहीं निकल सकते। प्री आईपीओ मार्केट में पैसे लगाने से पहले ये छोटी सी चेकलिस्ट जरूर देख लो। रिस्क टॉलरेंस, प्री आईपीओ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपना पैसा काफी टाइम तक लॉक करना, कभी कभी ईयर्स तक। ये शेयर्स इलिक्विड हो सकते हैं और आपको बेचने का मौका जल्दी नहीं मिलता। इसीलिए सबसे पहले यह सोचना जरूरी है, क्या आप इतने पेशेंस रख सकते हो। कंपनीज आईपीओ रेडीनेस, इन्वेस्टमेंट से पहले ये एसेस करो कि कंपनी आईपीओ के कितने करीब है, क्या फाइनेंशियल स्ट्रांग है,
क्या गवर्नेंस क्लीन है, क्या अप्रूवल्स आ चुके हैं? अगर सब कुछ सेट है तो ये ग्रीन फ्लैग है। डाइवर्सिफिकेशन इज की। साथ ही ये भी ध्यान दीजिए कि सिर्फ एक ही कंपनी पे बेट लगाना रिस्की हो सकता है, क्योंकि आईपीओ डीलेस या रेगुलेटरी इश्यूज कॉमन होते हैं। इसीलिए अलग अलग सेक्टर्स और कंपनीज में इन्वेस्ट करो ताकि इन्वेस्टमेंट्स और रिस्क दोनों स्प्रेड हो जाए। प्राइस वोलेटिलिटी। अनलिस्टेड मार्केट में प्राइस कब गिर जाए पता भी नहीं चलता। जैसे 2023 में रिलायंस रिटेल के शेयर 2700 से 1362 गिर गए ओवरनाइट। डिलीवरी के शेयर्स भी आईपीओ प्राइस बैंड अनाउंस के बाद 35% डाउन हो गए। यहां कोई रियल टाइम रेगुलेशंस नहीं होते तो लॉसेस का क्वेश्चन भी नहीं होता। लिक्विडिटी। अनलिस्टेड शेयर्स लिक्विड नहीं होते, कोई लाइव मार्केट नहीं, कोई डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम भी नहीं। बायर्स मिल भी गया तो टाइम, पेपरवर्क और नेगोशिएशंस लगते हैं। एक तरह से ये इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट जैसे ही है, पेशेंस गेम। क्रेडिबिलिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म। आजकल फेक एड्स और फ्रॉड प्लेटफॉर्म काफी कॉमन हो गए हैं। अभी रिसेंटली एक आदमी ने 2.8 करोड़ खो दिए एक फेसबुक एड के चक्कर में, जो अर्ली आईपीओ एक्सेस प्रॉमिस कर रहा था। सेबी ने भी वार्निंग दी है, अपने डिटेल्स अननोन प्लेटफॉर्म के साथ शेयर मत करो। तो जब प्री आईपीओ शेयर्स खरीदना हो, सिर्फ ट्रस्टेड और वेरीफाइड सोर्स ही यूज करो, वरना पैसे ही नहीं सेफ्टी भी रिस्क में हो सकती है। एग्जिट स्ट्रैटेजी। लोग सोचते हैं आईपीओ के दिन सेल करके पैसे कमाएंगे, लेकिन रियलिटी अलग होती है। आईपीओ के बाद 6 मंथ लॉक इन होता है और आईपीओ डीले भी हो सकता है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले एग्जिट का प्लान भी रेडी होना चाहिए, वरना आप फंस सकते हो। अब तक हमने प्री आईपीओ मार्केट के सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर किए हैं। अब चलिए कुछ इंटरेस्टिंग प्री आईपीओ शेयर्स देखते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना जरूरी है, इन शेयर्स के प्राइस अलग अलग प्लेटफॉर्म पर थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से सबसे ज्यादा चर्चा में और सबसे ज्यादा सर्च किया गया टॉपिक है आईपीओ बाउंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्री आईपीओ शेयर्स, जो ₹2300 पर शेयर के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। रीसेंट मंथ्स में शेयर प्राइस में तेजी से जंप आने के बाद कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अब ₹5.7 लाख करोड़ के ऊपर चला गया है। शुरुआत में एनएसई ने 2016 में सेबी को अपना सबसे पहला डीआरएचपी फाइल किया था। प्लान था ₹10,000 करोड़ का आईपीओ लाना, लेकिन इंटरनल गवर्नेंस इशू और एनएसई के इनफेमस को-लोकेशन स्कैम की वजह से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई और आईपीओ का प्लान सालों तक डिले हो गया। अब एनएसई अपने पास कंट्रोवर्सीज को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा है। कंपनी ने गवर्नेंस, टेक और लीगल कंप्लायंस से रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस किया है और सेबी को केस सेटल करने के लिए ₹1,400 करोड़ का ऑफर दिया है। आज की डेट में सारे मेजर रोड ब्लॉक्स को क्लियर कर चुका है और आशा है कि 2025 में आईपीओ भी आ सकता है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 25 में एनएसई का टोटल रेवेन्यू ₹17,141 करोड़ तक पहुंच गया। 5 सालों का कैगर था 37%। इसमें ₹12,881 करोड़ था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब 75% का सॉलिड मार्जिन, और नेट प्रॉफिट था ₹9,515 करोड़, जिसका कैगर था 38% पिछले 5 सालों का। एनएसई का बिजनेस मॉडल काफी सॉलिड है। ये एक ग्रोइंग इंडस्ट्री में ऑपरेट करता है और ऑलरेडी मार्केट लीडर बन चुका है। अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एज बना लिया है और आज ये पूरी इंडस्ट्री के लिए बेंचमार्क बन चुका है। अपने लीडरशिप पोजीशन, स्ट्रॉन्ग मोड और एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ जो देश के ग्रोथ के साथ और भी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, एनएसई का आईपीओ इस साल का सबसे ज्यादा अवेटेड आईपीओ बन चुका है। अगला नाम है हीरो फिनकॉर्प, जो हीरो ग्रुप मुंजल फैमिली की एनबीएफसी आर्म है। अपने स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज की वजह से कंपनी प्री आईपीओ मार्केट में काफी अटेंशन ग्रैब कर रही है।
मई 2025 में हीरो फिनकॉर्प को अपने ₹3668 करोड़ के आईपीओ के लिए अप्रूवल मिल गया। इस अनाउंसमेंट के बाद अनलिस्टेड मार्केट में शेयर प्राइस जंप कर गया ₹1350 से बढ़कर ₹1600 तक। कंपनी की शुरुआत 1991 में हुई थी और ये एक एनबीएफसी है जो हीरो मोटोकॉर्प के सपोर्ट के साथ चलता है। हीरो मोटोकॉर्प का फर्म में 41.2% स्टेक है। हीरो फिनकॉर्प का कोर बिजनेस मॉडल काफी फोकस्ड है। रिटेल साइड पे ये हीरो मोटोकॉर्प के वाइड कस्टमर बेस को टू व्हीलर लोन्स ऑफर करता है और कॉर्पोरेट सेगमेंट में ये स्मॉल बिजनेसेस, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए फंडिंग प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो मार्च 2024 तक कंपनी का कंसोलिडेटेड लोन बुक ₹51,800 करोड़ तक पहुंच चुका था। पिछले 5 सालों में हीरो फिनकॉर्प का लोन बुक मोर देन डबल हो चुका है। कैगर रहा एक स्ट्रॉन्ग 20.3%। ये इंप्रेसिव ग्रोथ आई है ट्रस्टेड हीरो ब्रांड, 4200 प्लस डीलर टच पॉइंट्स वाली पैन इंडिया नेटवर्क और टीयर 2, टीयर 3 सिटीज तक एक स्ट्रॉन्ग रीच के वजह से, जिसने कस्टमर एक्विजिशन को एफिशिएंट और स्केलेबल बना दिया। लेकिन लोन ग्रोथ के बावजूद प्रॉफिट ग्रोथ उतनी कंसिस्टेंट नहीं रही। इसका रीजन है मार्जिन्स और एसेट क्वालिटी में टाइम टू टाइम फ्लक्चुएशंस, जिसका इम्पैक्ट नेट प्रॉफिट पर वोलेटिलिटी के फॉर्म में देखने को मिला। आजकल के आईपीओज में एक ट्रेंड पॉपुलर हो रहा है। इन्वेस्टर्स पेरेंट कंपनी के शेयर्स आईपीओ से पहले खरीदते हैं ताकि शेयर होल्डर्स कोटा का बेनिफिट मिल सके। अगर हीरो फिनकॉर्प के आईपीओ में यह कोटा होता है तो रिकॉर्ड डेट तक हीरो मोटोकॉर्प शेयर होल्डर्स एलिजिबल हो सकते हैं। एचडीबी फाइनेंशियल्स के रीसेंट आईपीओ में स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिली थी और क्योंकि हीरो फिनकॉर्प भी सिमिलर एनबीएफसी स्पेस में है, इसका आईपीओ भी काफी क्लोजली ट्रैक होगा और स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब बात करते हैं मोहन मेकिन की, एक लेगेसी इंडियन कंपनी जो अपने आइकॉनिक डार्क रम ओल्ड मॉन्क के लिए जानी जाती है। इस ब्रांड ने जनरेशंस के बीच एक कल्ट फॉलोइंग बनाई है। हालांकि रीसेंट मंथ में अनलिस्टेड शेयर्स के परफॉर्मेंस थोड़े सबड्यू रहे हैं, लेकिन पिछले 3 सालों में स्टॉक 76% तक सर्ज कर चुका है। मोहन मेकिन इंडिया की सबसे पुरानी अल्कोहल बेवरेज कंपनी में से एक है, जिसकी लेगेसी 1850s तक जाती है। ओल्ड मॉन्क तो इसका मोस्ट आइकॉनिक ब्रांड है, लेकिन पोर्टफोलियो में लायन बियर, 16 नंबर 1 विस्की और मोहन मॉल्ट विस्की जैसे और भी पॉपुलर ब्रांड है जो प्रोडक्ट मिक्स को डाइवर्सिफाई करते हैं। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने अच्छा डिमांड ग्रोथ दिखाया है। प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्ट एक्सपांशन की वजह से हाईली रेगुलेटेड और कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री होने के बावजूद मोहन मेकिन ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन की है। यह पॉसिबल हुआ है एफिशिएंट ऑपरेशन और स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर लॉयल्टी के वजह से। पहले मोहन मेकिन दिल्ली और कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड थी, लेकिन जब पब्लिक से कैपिटल रेज नहीं हो रहा था और शेयर्स एक्टिवली ट्रेड नहीं हो रहे थे तो 2003 में कंपनी ने डीलिस्ट करवा दिया। आज ये कोई फ्लैशी स्टार्टअप नहीं है, लेकिन हेरिटेज और स्टेडी प्रॉफिटेबिलिटी का रेयर कॉम्बो जरूर ऑफर करता है। और जैसे जैसे इंडिया का अल्कोहलिक बेवरेज मार्केट ग्रो कर रहा है, मोहन मेकिन को प्रीमियमाइजेशन और नॉस्टैल्जिया दोनों का फायदा मिल सकता है। अगला नाम है इमेजिन मार्केटिंग, जिसे हम सब बोट के नाम से जानते हैं। हाँ, वही कंपनी जो हेडफोन्स और स्मार्ट वॉचेस के लिए फेमस है। अनलिस्टेड मार्केट में बोट के शेयर्स ₹1650 पर ट्रेड कर रहे हैं with an approximate market cap of ₹16,000 करोड़। बोट एक डिजिटल फर्स्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जो अपने फ्लैगशिप ब्रांड के अंडर ऑडियो प्रोडक्ट्स और वेरेबल सेल करती है। ऑडियो प्रोडक्ट्स जैसे होम थिएटर्स, साउंड बार्स, ईयरफोन्स, हेडफोन्स अभी भी रेवेन्यू का 70 to 75% कंट्रीब्यूट करते हैं, जबकि वेरेबल सेगमेंट मेनली स्मार्ट वॉचेस बाकी का हिस्सा देते हैं।
फाइनेंशियल ईयर 21 से लेके 24 के बीच रेवेन्यू कैगर स्ट्रॉन्ग रहा 33% का। लीडरशिप इन की कैटेगरीज, डिजिटल फर्स्ट स्ट्रैटेजी और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स की वजह से। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2024 में रेवेन्यू गिरा क्योंकि प्राइसिंग प्रेशर बढ़ा और सेल्स का ज्यादा पोर्शन ऑफलाइन चैनल से आने लगा। मार्जिन्स कंप्रेस हुए और लॉसेस वाइडन हुए, मेनली ड्यू टू हेवी इन्वेस्टमेंट्स इन वेरिएबल बिजनेसेस। फिर भी बोट अभी भी इंडिया के ईयरेबल्स और वेरिएबल्स मार्केट में फास्टेस्ट ग्रोइंग डोमेस्टिक ब्रांड में से एक है। TWS और स्मार्ट वॉचेस जैसे सेगमेंट में कंपनी की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, backed by solid marketing and digital focused। ईयरेबल मार्केट 25 to 35% कैगर से ग्रो करने की उम्मीद है, ₹515 to 765 बिलियन तक, और वेरिएबल 40 to 55% कैगर से ₹170 to 275 बिलियन तक बाय 2025। बोट इस हाई ग्रोथ वेव का मेजर बेनिफिशियरी हो सकता है। अगला नाम है विक्रम सोलार, जो सोलार सेल्स और मॉड्यूल्स बनाने वाली इंडिया की प्रोमिनेंट कंपनीज में से एक है। अनलिस्टेड मार्केट में इसका प्री आईपीओ शेयर्स ₹425 पर ट्रेड कर रहा है और मार्केट कैप है ₹13,550 करोड़। 2009 में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने वाली विक्रम सोलार आज 3.5 गीगावाट कैपेसिटी ऑपरेट करती है। कंपनी के पास ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन प्लान भी है, जिनके थ्रू कैपेसिटी फाइनेंशियल ईयर 26 तक 10.5 गीगावाट और फाइनेंशियल ईयर 27 तक 15.5 गीगावाट तक जा सकते हैं। फाइनेंशियल्स की बात करें तो परफॉर्मेंस अभी वारी या प्रीमियर एनर्जी जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन जैसे जैसे कंपनी सोलार कैपेसिटी एक्सपांड कर रही है, अगले कुछ ही सालों में फाइनेंशियल्स पे बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। पिछले 4 सालों में सेल्स कैगर 11% रहा, लेकिन प्रॉफिट ज्यादा फास्ट 37% कैगर से ग्रो हुआ। पिछले 5 सालों का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज 14% रहा। डेट टू इक्विटी रेशियो फाइनेंशियल ईयर 24 के 1.88 टाइम्स से फाइनेंशियल ईयर 25 में 1.72 तक आ गया। पिछली बार जब सोलार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज मार्केट में लिस्ट हुई थी, इन्वेस्टर्स ने अच्छी कमाई की थी, इसीलिए विक्रम सोलार का आईपीओ भी बहुत कीनली अवेटेड है। तो ये थी कुछ कंपनीज जो जल्द ही पब्लिक मार्केट में आने वाली है। अब जब आप प्री आईपीओ मार्केट के की एस्पेक्ट समझ चुके हैं, कैसे काम करता है, क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए और क्या चेकलिस्ट फॉलो करनी चाहिए, तो एक सवाल जरूर सोचिए, क्या आप खुद से कॉन्फिडेंटली अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्योंकि प्री आईपीओ इन्वेस्टमेंट एक्साइटिंग जरूर होता है, लेकिन इनके साथ आता है यूनिक रिस्क, लिमिटेड डिस्क्लोजर्स और लिक्विडिटी इश्यूज। इसीलिए ये रूट तभी एक्सप्लोर करना चाहिए जब आपके पास सही गाइडेंस हो, जैसे एक ट्रस्टेड वेल्थ एडवाइजर जो आपको हेल्प करे ड्यू डिलिजेंस में, रिस्क मैनेजमेंट और क्वालिटी डील्स तक एक्सेस देने में। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.